अब आएगा 7, अध्याय 7, और यह है आपका शहरीकरण। टॉपिक का नाम क्या है? शहरीकरण। अध्याय 3 कौन सा था? अध्याय 3 ग्रामीण विकास और पंचायती राज। 3 में अपन ने बात की गांवों की। अब इस अध्याय में अपन बात करेंगे किसकी? शहरों की। सुनना आप, शहरीकरण में जो टॉपिक है उसको 2 भागों में बांटा है इस अध्याय के अंदर। एक तो आपको जनसंख्या वाइज बांटा है कि भारत में कितनी शहरों की जनसंख्या है, राजस्थान में शहरों की जनसंख्या कितनी है, राजस्थान में लिंगानुपात कितना है, भारत में शहरी लिंगानुपात कितना है, राजस्थान में शहरी साक्षरता कितनी है, और भारत में शहरी साक्षरता कितनी। एक तो ये पूरा का पूरा टॉपिक दिया है। दूसरा दिया है आर्थिक समीक्षा के हिसाब से, मतलब जैसे मैंने आपको बताई थी ना कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बताई थी ना, क्या थी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण? आप बताओ, आपको पता है? हाँ बताओ। फैक्ट बताओ बस आप, कितना पैसा मिलेगा, कितना क्या हो? 1,20,000 पैसा मिलेगा। शौचालय के लिए 12,000, और नरेगा के तहत मजदूरी 90 दिन की। टोटल 100 दिन है, जिसमें 90 दिन की अगर मजदूरी अगर आप अपना घर बनाने में लगाते हो तो सरकार आपको पैसा देगी। ये बताई थी ना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अब शहरीकरण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, समझ में आई बात? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। मैंने एक मिशन करवाया होगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण करवाया था ना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। अब यहां पर कौन सा मिशन आएगा? स्वच्छ भारत मिशन शहरी। वहां पर मैंने एक योजना करवाई थी अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण, वो गांवों में संचालित थी। अब यहां पर जो शहरों में आएगी अन्नपूर्णा रसोई योजना शहरी। समझ में आई बात? मुझे बताओ, आप बताओ कि अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राजीविका के द्वारा। बहुत बढ़िया। किसके द्वारा किया जाता है? राज्य। आप बताओ राजीविका की स्थापना कब हुई? 2010। आप बताओ राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? 2002। आप बताओ इसका काम क्या है? नहीं पता, नहीं पता। राजस्थान फाउंडेशन का काम प्रवासी राजस्थानियों का राजस्थान के विकास में भागीदारी को बढ़ावा देना। आप बताओ प्रवासी राजस्थानी दिवस कब बनाया जाता है? 10 दिसंबर। प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर। ठीक है, ये सब कल बात बताई थी मैंने आपको, है ना। आप बताओ पेटेंट सूचना केंद्र की स्थापना कब हुई? बताओ लड़कियों में कोई बताएगा तो। 1998 पेटेंट सूचना केंद्र। आप बताइए विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुई? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नहीं मालूम। पीछे कौन है? नहीं पता। 1983। कब हुई? 1983। बात समझ मारिए। चलो अब शहरीकरण की बात करते हैं। अब शहरीकरण के कुछ फैक्ट बता रहा हूं, पहले तो उस फैक्ट को समझना, ठीक है। देखो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1871। कब हुई थी? भारत की पहली जनगणना हुई थी 1871 में। उस समय भारत में गवर्नर जनरल का शासन हुआ करता था क्योंकि देश गुलाम था, ठीक है। तो 1871 में जब पहली बार जनगणना की ना, तो कोई अपन ने कोई ऐसा साइंटिफिक तरीका इस्तेमाल नहीं किया, है ना। अब ये भाई मुझे संकल्प में दिखा, मैंने इसको काउंट कर लिया, ये बाजार में दिखा, मैंने फिर काउंट कर लिया, ये मैडम कहीं दिखी नहीं तो काउंट किया ही नहीं मैंने। समझ वही बात, मतलब किसी को तो 2 बार काउंट कर लिया और किसी को काउंट किया नहीं 1 बार भी। ये जो मेथड था ना, ये सही ढंग का नहीं चला। 1872 में हुई थी, 71 में शुरू हुई थी, 72 में सबसे पहली हुई, फिर 1881 में पहली बार हुई, 1881 में, ठीक है। 1881 में जो पहली बार जनगणना हुई वह व्यवस्थित थी, ठीक है। 1872 में पहली बार हुई अव्यवस्थित थी, 1881 में पहली बार हुई जो व्यवस्थित थी, ठीक है। उसके बाद ये सिस्टम बन गया कि अपन प्रत्येक 10 वर्ष के बाद क्या करेंगे? जनगणना करेंगे। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होने लगी। इस तरह से अपन पहुंच गए 2011 तक, ठीक है। 2011 के बाद जनगणना होनी थी
2019 में शुरू होनी थी, 2019 में शुरू होनी थी और आंकड़े आने थे 2021 में। तो इस समय क्या हुआ, कोरोना अपने जोर पर, कोरोना में कोई घर में घुसने नहीं दे। तो अब आपको पता है कि पेपर लेकर सवाल पूछना आते थे, कोई टीचर था या कोई और था, पूछते थे कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, कितने विवाहित हैं, कितने बच्चे हैं, विवाहित है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, ऐसे पूछते थे सवाल, है ना। कम से कम लास्ट टाइम जब कोई घर पे पूछना आया तो 17 सवालों की लिस्ट बना के लेके आया था, ठीक है। इस बार भी ऐसा सिस्टम किया, लेकिन कोरोना आ गया तो मामला डिसमिस हो गया और ये 2021 की जनगणना आ नहीं पाई, 2021 की जनगणना आउट हुई नहीं। तो अब अपन जो आधार मानते हैं ना, 2011 की जनगणना को ही मानते हैं। तो आपके पेपर के अंदर भी देखो, प्री के अंदर एक सवाल जनगणना से, 2 सवाल जनगणना के पक्के आते हैं, तो वो सवाल भी अब किसके आएंगे, 2011 के। अभी आप 4-5 साल तक 2011 की जनगणना आप लोगों को याद करनी और वहीं से सवाल आता है, क्योंकि वापस जनगणना कब होगी, 2031 में, ठीक है। 2031 में भारत ताबड़तोड़ वृद्धि करेगा, क्योंकि इस बार 2021 की जनगणना आई नहीं, तो 2031 के जो आंकड़े होंगे ना, वो बहुत चौंकाने वाले आंकड़े होंगे, क्योंकि बीच में कोरोना काल और आ गया। तो नहीं, 26 में शुरू होगी, है ना। देखो जनगणना करवाने में ना 1 दिन 2 दिन नहीं लगते। अपन एक राजस्थान जो 2011 की जनगणना में 6,85,48,437 का आंकड़ा लेकर बैठा है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। पहले क्या होता है, जिले का आंकड़ा आता है, जिले का आंकड़ा एकत्र होगा, जाएगा राज्य पर, राज्य वाले क्या करेंगे, सब जिले के आंकड़ों को मर्ज करेंगे और राज्य की जनगणना निकालेंगे। ये राज्य का आंकड़ा जाएगा नेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल वाले क्या करेंगे, पूरे जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उनका आंकड़ा इकट्ठा करेंगे और फिर निकालेंगे पूरे भारत की जनगणना। तो प्रत्येक घर तक जाकर डेटा लेना, तो इस प्रोसेस में 2-3 साल लगते हैं। तो शुरुआत हो जाएगी अभी 2026 के आसपास, ठीक है। लेकिन ये डेटा जब तक निकलेगा ना, तब तक आपका 2031 आ जाएगा। समझ आई बात। चलो अब अगली बात करता हूं मैं। देखो 2011 के आंकड़ों के अनुसार, मैं सिर्फ शहरीकरण के आंकड़े बात करूंगा, बाकी जनगणना पूरा अलग टॉपिक आता है। सबसे पहली बात आती है कि राजस्थान की जनसंख्या है 6,85,48,437। ये राजस्थान की क्या है, जनसंख्या, ठीक है। अब इस जनसंख्या में आपको पहला सवाल पूछेगा कि कितनी जनसंख्या शहरी है और कितनी जनसंख्या ग्रामीण है। बताओ किसी को पता है तो। 24.90 क्या है, शहरी की ग्रामीण, शहरी। 24.90 है शहरी और 75.10 है ग्रामीण। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। ये बात मैंने आपको एक जगह और बताई थी पहले, पंचायती राज, जब मैं वित्त आयोग करवा रहा था, अपन ने गांवों और शहरों को जो पैसा बांटा था वह इसी अनुपात में बांटा था, 75.10 और 24.90। याद होगा आपको, है ना। सबसे पहले 6.75 किया था, फिर अपन ने उनको किसी को 20 दिया था, किसी को 75 दिया था, किसी को 5 दिया था। याद आ रहा है, एक चार्ट बनाया था, केंद्रीय वित्त आयोग बताया था, राज्य वित्त आयोग बताया था। केंद्रीय वित्त आयोग के अंदर मैंने आपको वर्तमान आयोग के अध्यक्ष बताए थे, 16वें वित्त आयोग के, जिनका नाम अरविंद पनगड़िया है। 15वें वित्त आयोग बताया था, जिसका अध्यक्ष NK सिंह था। अपन के राजस्थान के अंदर भी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, 6ठा, जिसके अध्यक्ष कौन है, प्रद्युमन सिंह। 2 सदस्य बताए थे, लक्ष्मण रावत और अशोक लावटे। याद है, सब चीजें आ रही है याद दिमाग में, पढ़ा होगा तो याद आएगी। तो शहरी कितना है, 24.90 और ग्रामीण कितना है, 75.10, ठीक है। अब आपको पहला तो पॉइंट ये ध्यान रखना है कि राजस्थान की शहरी जनसंख्या कितनी है, 24.90। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं कि इस जनसंख्या में पुरुष कितने हैं, पुरुष, तो और अगर पुरुष पूछे फिर महिला है, तो पुरुष ध्यान रखना, ये महिला है 48.14, तो पीछे कितना रहेगा, 51.86। ये 51.86 क्या है, पुरुष। 4 डेटा याद हुए। राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437, शहरी 24.90, ग्रामीण 75.10, पुरुष 51.86, महिलाएं 48.14। कोई दिक्कत नहीं। चलो उसके बाद आगे बात करते हैं। तो एक डेटा आता है लिंगानुपात का। क्या आता है, लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, आपके एक पेपर के अंदर सवाल आया था कि लिंगानुपात से तात्पर्य है
सुनो, 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, ए 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, बी 10,000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, सी 1,00,000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, और डी इनमें से कोई नहीं। है? इनमें से कोई नहीं। 1000 नहीं आएगा मैडम, है ना? आपने सवाल ध्यान से सुना नहीं। 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या मैंने बोला, मतलब अगर 1000 महिला है तो राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, तो मतलब 1000 महिला उसमें पुरुष कितने, तो पुरुषों की बल्ले बल्ले। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अपन के राजस्थान के अंदर ये है कि 1000 महिलाएं, उस पर पुरुष कितने, सॉरी महिलाएं कितनी है, 928। तो परिभाषा ध्यान से सुनना, 1000 महिलाओं पर, हाँ अब सही बोले, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो ध्यान रखना, पेपर में इस तरह से घुमाता है। वो पहला ऑप्शन पता है क्या देता है, लिंगानुपात। ये सवाल आया हुआ है कांस्टेबल के अंदर आया, मैं बताऊं आपको। और कांस्टेबल के अंदर लैंग्वेज देखो आप उसकी, लिंगानुपात से तात्पर्य है 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या। बच्चे ने वो 1000 ही देखा, बाकी कुछ देखा ही नहीं कि वो टिक टिक करने के बाद क्या, फिर भले नीचे देखे वो एमआर सीट आती है। एक बार बढ़ने के बाद आप लोग काट तो सकते नहीं हो, समझ में आई बात? तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक है। चलो अब आपको पहली बात ये ध्यान रखनी है, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, ये डेटा दिमाग के अंदर सेट कर देना, 928, ठीक है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है राजस्थान का शहरी लिंगानुपात, और तीसरी बात ध्यान रखनी है राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात। बताओ किसी को पता है तो? 933 और 43, ग्रामीण है 933 और शहरी है 914। समझ में आई बात? राजस्थान का कितना है, 928, शहरी कितना है और ग्रामीण कितना है, 933। अब देखो एक यूपीएससी ने सवाल पूछा, यूपीएससी मेंस का पेपर था, वहां पर सवाल आया कि सामान्यतः यह देखा गया है कि शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कम होता है। शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कम होता है। इस संबंध में अपने कारणों को स्पष्ट कीजिए। समझ आया सवाल? कि राजस्थान का लिंगानुपात खुद 928 है, राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, लेकिन राजस्थान का शहरी लिंगानुपात 914 है। ये सिर्फ राजस्थान के संदर्भ में नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान ने ऐसा काम किया। सभी राज्यों का देखोगे ना तो उनका राज्यों का लिंगानुपात और राज्यों का ग्रामीण लिंगानुपात ज्यादा है, लेकिन उन राज्यों का जो शहरी लिंगानुपात है वह कम है। तो इसके बारे में कारण क्या, आप बताओ क्या का कारण दे सकते हो? सोचो एक बार दिमाग लगाकर, ऐसा कौन सा कारण हो सकता है जिसकी वजह से, देखो बताओ। एजुकेशन अच्छी है भाई, अच्छी है तो लिंगानुपात अच्छा होना चाहिए, खराब होना चाहिए? है? तो मैं गांवों में शिक्षा नहीं है फिर भी अच्छी है, गांवों में शिक्षा नहीं है फिर भी लिंगानुपात अच्छा है। नहीं आप लिखोगे कैसे उसको? ऐसे तो लिखोगे बेटे का वेट करते रहता है, नहीं आप बकायदा मुझे पैटर्न के रूप में बताओ कि आप लोग, पेपर में सवाल आ रखा है ईमानदारी से यूपीएससी में, बताओ क्या हुआ? नहीं तो इस सवाल का इस तरह से क्या लिंक हो गया, मुझे समझ में नहीं आया। नहीं पलायन हो गया तो उनकी जो ग्रामीण जनसंख्या है वो शहरों में आ गई, तो वो शहरों के अंदर काउंट होगी। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि शहरों के अंदर लिंगानुपात कम क्यों है? बताओ, दिमाग नहीं लगा पा रहे? जनसंख्या नहीं, देखो ये जनसंख्या कम या ज्यादा ये 1000 पर निकल रहा है। अब गांवों में भी 1000 पर निकल रहा है और शहरों में भी 1000 पर निकल, ये तो समझ लो ना, गणित पढ़ी है ना।
आधार सेम है तो जनसंख्या का कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 1000 पर देख रहे हैं ना, 1000 पर वहां पर 933 है और शहरों में 914 है। बताओ कारण? नहीं, चलो नहीं इसका, हाँ बहुत बढ़िया, ये आंसर है इसका। समझ में आई बात? देखो पहली बात, शहर बहुत समृद्ध है। शहर जब समृद्ध है तो वहां पर मशीनरी सिस्टम बहुत अच्छा है। मशीनरी सिस्टम बहुत अच्छा है तो यहाँ पर विभिन्न तरह की सोनोग्राफियां उपलब्ध हो जाती है आसान तरीके से। और जब आसान तरीके से उपलब्ध हो जाती है तो यहाँ पर जो कपल है, जो दंपति है, ये दंपति सोनोग्राफी टेस्ट के माध्यम से कन्या या भ्रूण हत्या की भ्रूण की जांच करवा लेते हैं। और जब भ्रूण की जांच करवा लेते हैं तो अगर उनको कन्या नहीं चाहिए या उनको और बच्चा नहीं चाहिए तो वो अबॉर्शन करवा देते हैं। सबसे बड़ी बात यही है सोनोग्राफी वाली। इसी वजह से अपन के राजस्थान के अंदर जो शहरी क्षेत्र है ना, यहाँ पर 914 है। ठीक है, गांवों के अंदर क्या होता है, गांवों में भी अगर किसी को बच्ची नहीं चाहिए तो उनको अबॉर्शन करवाना है, लेकिन उनके पास मशीनरी नहीं है, वो कर कुछ नहीं सकते। समझ में आई बात? समस्या यहीं पर है। उनको भी पता तो करना है कि भ्रूण जांच करवानी है कि बच्चे आए कि बच्ची है, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते, उनके पास सिस्टम नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है। और दूसरा काम एजुकेशन शिक्षा का भी है, क्योंकि अपने शिक्षा बहुत ज्यादा, जो कांड करते हैं ना गलत, वो शिक्षित व्यक्ति ही करता है। कभी भी अशिक्षित व्यक्ति को आप लोग नहीं देखोगे कि उसने कोई गलत काम किया। आप लोग देखो साइबर अपराध, साइबर अपराध बड़े बड़े इंजीनियर IIT पास आउट करते हैं साइबर अपराध, है ना। तुम अपने गांव में अपने पापा को, अपने दादा को बोल के दिखाओगे साइबर अपराध करो, पापा के वह कहीं है, नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे शिक्षा का लेवल बढ़ा है वैसे वैसे अपराध का लेवल भी बढ़ा है। आजकल की तारीख में जो चोर है ना, वो पुलिस से 3 कदम आगे। ये रियलिटी है। वो चोर चोरी करके निकलेगा, 3 दिन बाद पुलिस को पता चलेगा कि चोर चोरी करके निकल गया, क्योंकि अपन के यहाँ पर हाईटेक जमाना आ गया। शिक्षा का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, और शिक्षा का लेवल जब बहुत ज़्यादा हाई है तो हम लोग यही मानते हैं कि हमारे एक बहुत है, क्योंकि एक की भी अगर ख्वाहिशें पूरी हो गई तो बहुत है। और गाँवों में होता है कि ठीक है, हमारे एक या परिवार चल रहा है, भूखे मरने वाले हैं नहीं, उनकी सोच पुरातत्ववादी होती है, रूढ़िवादी होती है, तो इस वजह से वहाँ पर लिंग अनुपात ज़्यादा होता है। समझ में आ रही बात है? तो ये इसका आंसर आएगा। ये UPSC मेंस के अंदर सवाल पूछा था तब मुझे याद आया। तो ये 3 डेटा याद रहेंगे। राजस्थान का लिंगानुपात 928, शहरी लिंगानुपात और ग्रामीण लिंगानुपात 933। कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और एक दूसरा टॉपिक आता है बाल लिंगानुपात। बाल लिंगानुपात, पहले तो ये बताओ बाल लिंगानुपात का मतलब क्या है? 0 से, हाँ 0 से 6 वर्ष के, हाँ आयु के बालक पर बालिकाओं की संख्या। मतलब यहां पर आप लोग 1000 लोग हैं ना, तो इस 1000 पे बालक लोग हैं, और बालक भी 0 से 6 साल वाले, और इन पर जो बालिकाओं की संख्या है, और बालिका भी 0 से 6 साल। और अगर आप ऐसा देखोगे तो राजस्थान में जो संख्या है वो कितनी है? 888। मतलब भयंकर है। मतलब राजस्थान का लिंगानुपात तो फिर भी ठीक है, लेकिन बाल लिंगानुपात बहुत भयंकर। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये 2011 का डेटा है, इसका मतलब ये आप लोगों का डेटा है। हाँ मजाक नहीं कर रहा हूं। 2011 में तुम लोग देखो, तुम लोग लगभग 6 साल के आसपास ही होंगे, हो ना। तो ये तुम लोगों का डेटा है, तो भविष्य देख लो, पढ़ लो इस भाई, है ना। 888 लिंगानुपात है। 888 लिंगानुपात है, मतलब 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या कितनी है? 888। सुनो अब आगे, ये तो राजस्थान का हो गया। अब मैं अगर बात करूं ग्रामीण लिंगानुपात, ग्रामीण बाल लिंगानुपात, ठीक है। ग्रामीण बाल लिंगानुपात आएगा 894, ठीक है। और शहरी लिंगानुपात आ गया, वो आ गया 872। कितना आ गया? 872। वापस देखो, शहरों के अंदर बाल लिंगानुपात कम है ना। मतलब राजस्थान के लिंगानुपात 888 है, गांवों का ज्यादा है 894,
और पीछे देखोगे तो शहरों का, है ना। ये कारण समझ में आ गया, कारण वही है मशीनरी का इस्तेमाल। ठीक है, अपन के अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना, अपन के राजस्थान के अंदर शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, अपन के ऐसा बोलते हैं कि अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से लगभग 47 बच्चे मर जाते हैं। और बिहार और यूपी के बाद सबसे ज्यादा राजस्थान की। आपको पता है ये अभी अभी जो बहुत सारी योजनाएं लॉन्च हुई है, तो इसमें फोकस किस पे रखा है? इस पे फोकस रखा है कि जो प्रसूति हो, जो डिलीवरी हो ना, वह डिलीवरी अस्पताल के अंदर करवाई जाए। अब अपन की आधी से ज्यादा जनसंख्या ग्रामीण है, ग्रामीण में शिक्षा का अभाव है, तो हम लोग अस्पताल जाने में समझते ही नहीं है। तो हाँ, जो अपन के गांव में एक महिला होती है जिसको अपन दाई बोलते हैं, तो दाई के माध्यम से करवाते हैं, तो समस्या यहीं पे आ जाती है। तो केस बिगड़ जाते हैं, और केस बिगड़ते हैं तो फिर या तो माँ के पे खतरा आता है या बच्चे पर खतरा आता है। तो सरकार ने इतनी सारी योजनाएं लॉन्च की है। अभी मैं आपको एक लेटेस्ट योजना की बात बताऊं, एक योजना है लाडू प्रोत्साहन योजना, करंट अफेयर में बहुत ज्यादा चर्चित है। इस लाडू प्रोत्साहन योजना के अंदर 1 लाख का सेविंग बॉन्ड मिलेगा। कितने का? अगर बच्ची होगी तो, है ना। और पहली कंडीशन क्या है? सरकारी अस्पताल या सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पताल में डिलीवरी करवाने पर। पहली कंडीशन यही है, अगर आपने सरकारी अस्पताल या मान्यता प्राप्त अस्पताल में डिलीवरी नहीं करवाई तो आपको इस योजना से पूरा का पूरा वंचित। समझ में आई? और अपन के लोग है ना, थोड़े से लालच के अंदर चले जाते हैं हॉस्पिटल कि कुछ नहीं 5000 तो मिलेंगी, तो जाओ हॉस्पिटल चल के करवाते हैं। तो सरकार ने इसीलिए इन सब योजनाओं को शुरू किया। ठीक है, चलो 6 डेटा याद हो गए, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक डेटा और बता देता हूं, वह बता देता हूं साक्षरता। क्या डेटा है? साक्षरता। बताओ साक्षरता किसको बोलोगे आप? किसी भाषा को। कई एमएलए ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, हस्ताक्षर कर सके, अक्षर ज्ञान हो, ये सही बात है। ना तो हस्ताक्षर है, ना कोई भाषा है, ना कहीं नहीं है। सिर्फ इतना सा है कि उसको अक्षर ज्ञान होना चाहिए। अक्षर ज्ञान का मतलब ये क्या लिखा है, स, ये क्ष, ये र, साक्षर हो। समझ आ गई बात? इतनी सी बात पता होनी चाहिए, बाकी गई तेल लेना अपने, कुछ नहीं करना। ठीक है, राजस्थान की साक्षरता 66.1। कितनी है? 66.1। क्या है राजस्थान की साक्षरता? ठीक है, चलो ये एक पॉइंट ध्यान रखना, राजस्थान की साक्षरता। इसमें मैं आपको ना एक डायग्राम बता देता हूं, लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं। लगाया ही नहीं? हाँ देखो एक बार सुनो, ये एक मैप है, टेबल है। इस टेबल में ये आर्थिक समीक्षा संबंध ऐसी कैसे उठाई है। इसमें सिर्फ 2 डेटा आपको ध्यान रखना है। पहला बात तो मैंने आपको बताया 2011 के अनुसार राजस्थान में शहरी जनसंख्या कितनी है? 24.90 है ना, बताया था। ये कितनी लिखी है? 24.7। एक्यूरेट है ये। बाकी जो आप 24.90 बोला हूं याद कर लेना। ठीक है, भारत की कितनी है? 31.14। ये डेटा याद हुआ। अनुमानित आपको याद नहीं करनी है, अनुमानित है, भविष्य में 2031 में नहीं पूछेगा। तो आपको सिर्फ एक डेटा याद करना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 24.90 और भारत का 31.14। ये यहां से एक पॉइंट ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, राजस्थान की कुल जनसंख्या मैंने बताई 6,85,48,437। अब इसने 6.85 दिया है करोड़ के अंदर, और इसके अंदर बोला है कि पुरुष जनसंख्या कितनी है और महिला कितनी है। तो 3.80 है, 3.80 है, सॉरी 3.55, 3.55 है पुरुष और 3.30 है महिला। ठीक है, आपको मैंने परसेंटेज बताया था, परसेंटेज कितना था? 48.14 और 51.86। ठीक है, ये कुछ नहीं, ये डेटा याद मत करो। लिंगानुपात मैंने आपको बता दिया। देखो राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। ये किसका लिंगानुपात है? शहरों का। कितना? 914।
और ये गांवों का कितना 933। बाल लिंगानुपात बताया 888, यहां पर है 892 और यहां पर कितना है 874। ठीक है, ये जिले हैं सर्वाधिक और न्यूनतम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। अगला एक साक्षरता, साक्षरता राजस्थान की कितनी है 66.1, ये राजस्थान की साक्षरता 66.1। शहरों की दारिद्र्य 79 है, 79.70 और गांवों की है 61.40। मतलब गांव किसके मामले में पिछड़ा हुआ है साक्षरता। 66.1 राजस्थान की है, गांवों की कितनी है 61 और शहरों की कितनी है 79। तो एक कारण ये भी आप लिख सकते हो कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण साक्षरता कितनी है 61%, जबकि शहरी साक्षरता कितनी है 79%। तो साक्षरता अधिक होने की वजह से, मशीनरी का प्रयोग ज्यादा होने की वजह से, यहाँ पर अधिक सक्षम परिवार होने की वजह से यहाँ पर भ्रूण जांच करवा दिया जाता है और भ्रूण जांच करवाने की वजह से अगर कन्या है तो उसका एबॉर्शन या मिसकैरेज करवा दिया जाता है। अतः शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कम है। समझ आ गई बात? इस तरह से आप लोगों को आंसर लिखना है। ठीक है, चलो सबसे पहले लिखना शुरू करो, हेडिंग डालो शहरीकरण और शहरीकरण के अंदर 2-3 पॉइंट लिखो पहले। अच्छा, स्टैंड अप इंडिया वाला ये लो, ये लिख लो। ये डीबीटी मैंने किसका एक लाभ बताया था, उपयोग किसका था? जन आधार का। जन आधार के जो लाभ थे ना, उसके अंदर पहला पहला लाभ यही था कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी। जन आधार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 23 कब? आपकी योजनाएं तारीखों के सब उल्टी सीधी हो रखी है। कब हुई थी शुरुआत? तारीख 18 दिसंबर 2019। एक एनआरआर नीति बताई थी कल मैंने, एनआरआर नीति बताओ। 7 अक्टूबर 2022। 6 अक्टूबर को क्या हुआ था? अक्षय ऊर्जा नीति। 3 अक्टूबर को क्या हुआ था? सिलिकोसिस योजना लॉन्च हुई थी। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस है? 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को, 22 मई को, 21 मई को विश्व वानिकी दिवस, 26 नवंबर को संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी 26 नवंबर को है।
इस बार संविधान दिवस की कौन सी जयंती मनाई गई? 75वीं वर्षगांठ है इस बार संविधान की। कौन सी तिथि थी जब संविधान को पारित किया गया था? मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तम, विक्रमी संवत 2006। लिख दिया? भारत के पहले मुख्य सचिव कौन है? सॉरी, राजस्थान के राधाकृष्णन। पहली महिला मुख्य सचिव कौन है? पहली महिला मुख्य सचिव राजस्थान की? नहीं, शीतल धनखड़ नाम कहां से लाए? हाँ, लड़कों जैसा नाम है। किशोर नहीं, कुशाल। हाँ, कुशाल सिंह। मैं कल कोई एक बैच के अंदर पढ़ा रहा था, वहाँ पे कोई बात आई स्पेन की, ठीक है। स्पेन की राजधानी मैंने पूछी, मैंने कहा स्पेन की राजधानी क्या है? आप में से किसी को पता है? रोम इटली की है। स्पेन की राजधानी कौन सी है? तो उस बच्चे को है ना, उसने पता नहीं कैसे याद किया होगा, तो उसने बोला कि मंदिर। मैंने कहा मंदिर? तो कहने सर मंदिर से स्टार्ट है। मैंने कहा मंदिर से क्या स्टार्ट है? फिर मैंने लिखा मैड्रिड। तो हाँ मैड्रिड, मंदिर मैंने याद किया था, मैड्रिड याद हुआ नहीं था। मैंने कहा 4 ऑप्शन आएंगे, मैड्रिड तो टिक हो ही जाएगा। तो बच्चे ऐसे भी याद करते हैं। मैड्रिड, रियल मैड्रिड होता ना, फुटबॉल क्लब है, तो उसमें मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। अब अध्याय 7 डालो, शहरीकरण और शहरी विकास। अध्याय 7, शहरीकरण और शहरी विकास। लिखो, दो 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या, 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,48,437। इस तरह से बना लो और लिखो शहरी और ग्रामीण। शहरी है 24.75.10 और 24.90। इस तरह से लिख लो। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? 24। सवाल का पैटर्न समझ में आ गया? 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत गांवों में निवास करता है? 75.10। ठीक है, अब इसकी तुलना कर रहा हूं मैं भारत से। राजस्थान के अंदर कितना है? 24.90। भारत का कितना है? 31%। लिखो, अगला पॉइंट लिखना। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 31.14%, 31.14%, भारत की कुल जनसंख्या का 31.14% शहरों में निवास करता है। शहरों में निवास करता है। अब देखो, अब आपके दिमाग में आएगा सर ये आपने लिखवाया, इसका उद्देश्य क्या है ना? सुनो, प्री का सवाल बोल के सुना रहा हूं मैं आपको। आपको पता चलेगा कि जो अपन पढ़ते हैं ना, उस प्रत्येक लाइन का कोई ना कोई मतलब है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? समझ में आ गई बात? पहला कथन बोल रहा हूं, राजस्थान की शहरी जनसंख्या भारत की शहरी जनसंख्या से कम है। दूसरा, राजस्थान का लिंगानुपात राजस्थान के शहरी लिंगानुपात से ज्यादा है। तीसरा कथन, राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात राजस्थान के लिंगानुपात से ज्यादा है। चौथा कथन, राजस्थान की शहरी साक्षरता राजस्थान की साक्षरता से कम है। सीटीबीटी गुल। अब आपको पता ही नहीं चला क्या कम बोलान क्या ज्यादा बोलान, है ना? ये ऐसे सवाल आते हैं। अब यहां पर अपन फंसेंगे। सुनो सवाल क्या बोला। पहला ऑप्शन मैंने दिया, राजस्थान की शहरी जनसंख्या भारत की शहरी जनसंख्या से कम है। तो ये कम है मतलब भारत की शहरी जनसंख्या ज्यादा है। भारत की शहरी जनसंख्या 31% है और राजस्थान की 24.90। कथन गलत है कि सही है? सही है। अपन को कौन सा देखना है? गलत। दूसरा, राजस्थान का लिंगानुपात राजस्थान के ग्रामीण लिंगानुपात से कम है। राजस्थान का लिंगानुपात राजस्थान के ग्रामीण लिंगानुपात से कम है। सही है कि गलत है? राजस्थान का 928 है, ये 933 है। ठीक है। तीसरा था राजस्थान का शहरी लिंगानुपात राजस्थान के लिंगानुपात से कम है। ये भी सही है। चौथा था राजस्थान की साक्षरता राजस्थान की शहरी साक्षरता से ज्यादा है। राजस्थान की शहरी साक्षरता से ज्यादा है। राजस्थान की साक्षरता है 66.1 और शहरी साक्षरता है 79। ज्यादा है क्या? नहीं। आप आंसर 4 नंबर। समझ में? इस तरह के पैटर्न में सवाल आता है तो आपको तुलनात्मक रूप से पता होना चाहिए। अगर आपको आंकड़ा याद है तो वेल एंड गुड, 31.14। नहीं याद है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि भारत की शहरी जनसंख्या राजस्थान की शहरी जनसंख्या से क्या है? ज्यादा है। समझ में आ गई? चलो लिख दिया 31.14। चलो आगे की मतलब बात करते हैं। अब लिखो राजस्थान की जनसंख्या करोड़ में। ये टेबल बना लो। 6.85 इसमें पुरुष है वह है 3.55 और महिला है 3.30। पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना बताया था? पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत 51.86। तो ब्रैकेट में ना 51.86 कर दो और महिलाओं का कितना है? 48.14। ठीक है। ये भी आप लोग साथ में लिख लो। नीचे वाला मत बनाना, कोई काम का नहीं ये वाला डेटा। हो गया? नहीं नीचे वाला नहीं लिखना है, जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखना है सिर्फ। ये तो टेबल होती है तो वो ऐसे कैसा बना लेते हैं कॉपी में।
चलें आगे, चलो अगली हेडिंग डालो, लिंगानुपात। अगली हेडिंग डालिए, लिंगानुपात। अगली हेडिंग डालिए, लिंगानुपात। लिखो, सबसे पहले परिभाषा लिखिए, प्रति 1000 पुरुषों पर, प्रति 1000 पुरुषों पर, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। फिर लिखो राजस्थान का लिंगानुपात। फिर लिखिए राजस्थान का लिंगानुपात। लिंगानुपात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेंडर रेशियो। लिंगानुपात को अपन इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर रेशियो। लिखो राजस्थान का लिंगानुपात 928। राजस्थान का लिंगानुपात 928। फिर लिखो राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात 933। राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात 933, 933। और अगर पूछे राजस्थान का शहरी लिंगानुपात 914। राजस्थान का शहरी लिंगानुपात 914। बताओ अगर मैं पूछूं राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसका लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? मैं पूछ रहा हूं राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसका लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? डूंगरपुर। डूंगरपुर में 2001 की अगर बात करूं ना तो 2001 में वहां पर 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या ज्यादा थी, मतलब 1000 प्लस थी लड़कियां। डूंगरपुर की बात करो 2001 में। 2011 के अंदर 994 रह गई। कितनी रह गई? 994। पाली जो आप बात करो ना, पाली का ग्रामीण लिंगानुपात बहुत अच्छा है। पाली में 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या गांवों में है वह है 1003। कितनी है? 1003। गांवों की महिलाओं की संख्या 1003 है। ठीक है, चलो अगला लिखो बाल लिंगानुपात। अगर आपको लिंगानुपात वाले जिले याद करने हो ना, एक मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, इस तरह से याद कर सकते हो। DRPP। डी मतलब ये देखो लिंगानुपात, तो डॉक्टर पूनम चंद पालीवाल। ठीक है, डॉक्टर पूनम चंद पालीवाल। डॉक्टर मतलब DR, डॉक्टर हो गया। पूनम P, पालीवाल P। अब D से डूंगरपुर, R से राजसमंद, P से पाली और P से प्रतापगढ़। अब थोड़ा ध्यान रखना, P मतलब पहले पाली है फिर प्रतापगढ़ है। एक बार मैं जनगणना याद करवा रहा क्लास के अंदर, मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा। ठीक है, जनगणना में याद करवाता हूं। जय भरत दोसा अलवर। हाँ, ये भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले। जय भरत ने डोसा खाया अलवर में, है ना? ये इस तरह से याद करवाया, बच्चों ने याद किया। एक कोई महिला थी, उसने याद किया जय भरत ने डोसा खाया अलवर में। ठीक है, पेपर देने गई, वहां पर क्रम आया कि जनघनत्व को उनके बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बकायदा 4 जिले यही दिए, जय भरत। अब ट्रिक तो याद करके गई थी, जय भरत ने डोसा खाया अलवर ने, और वहां पे गई तो ट्रिक हो गई कि भरत और जय ने अलवर में डोसा खाया। समझ बात? भरत और जय ने अलवर में डोसा खाया। ठीक है, जय भरत ने डोसा खाया अलवर में, और ईमानदारी से उसको ऑप्शन मिल गया, भरत जय अलवर डोसा, भरतपुर जयपुर अलवर डोसा। 4 ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन वो था, वो राजी हो गए, वो टिक हो गया। सीधा बाहर निकले तो पता चला कि वो ट्रिक क्या थी, जय भरत ने डोसा खाया अलवर। ये अपन ट्रिक तो याद कर लेते हैं, लेकिन ट्रिक एग्जाम में काफी बार अपन जाते हैं ना, तो अपन को ये याद नहीं रहती कि वो ट्रिक थी किसकी। ट्रिक तो याद है, लेकिन वो ट्रिक है किसकी पता ही नहीं है। तो इस वजह से चीजों को जितना याद करोगे ना उतना ज्यादा सही है। ठीक है, चलो
लिखो बाल लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात। लिखो इसकी परिभाषा। प्रति 1000 0 से 6 वर्ष के बालकों पर, प्रति 1000 0 से 6 वर्ष के बालकों पर, प्रति 1000 0 से 6 वर्ष के बालकों पर, प्रति 1000 0 से 6 वर्ष के बालकों पर 0 से 6 वर्ष की बालिकाओं की संख्या, 0 से 6 वर्ष की बालिकाओं की संख्या बाल लिंगानुपात कहलाती है। 0 से 6 वर्ष तक की बालिकाओं की संख्या बाल लिंगानुपात कहलाती है। यहां पर जो बालक लेंगे उनकी उम्र 0 से 6 के मध्य होनी चाहिए, और जो बालिकाएं होगी उनकी उम्र भी 0 से 6 के मध्य होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? अब लिखो राजस्थान का बाल लिंगानुपात, राजस्थान का बाल लिंगानुपात। कई जगह ना, मुझे बताओ, एक टर्म और आता है शिशु लिंगानुपात, वो क्या होता है? शिशु लिंगानुपात क्या होता है? हाँ, बहुत बढ़िया। शिशु लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात एक ही होता है, 1 साल के नीचे नहीं होता। ठीक है, चाहे बाल बोले चाहे शिशु बोले, है ना। मुझे पता है कोई ना कोई दूसरी मतलब निकालेंगे। मैडम तो बोल रही थी, पता नहीं क्या ही बोले, बीच में रुक गई कि नहीं मैं बोलूंगी, तो पीछे से किसी ने आवाज दे दिया कि सेम ही होता है, तो मैडम रुक गई, वरना कुछ बोल रही थी। तो ध्यान रखना, बाल लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों एक ही होता है, अलग अलग नहीं होते। 2 चीजें ही ध्यान रखनी लिंगानुपात में, एक तो लिंगानुपात और एक शिशु लिंगानुपात। ठीक है, बाल लिंगानुपात। लिखो राजस्थान का लिंगानुपात 888, राजस्थान का लिखा दिया। फिर लिखो राजस्थान का ग्रामीण बाल लिंगानुपात, राजस्थान का ग्रामीण बाल लिंगानुपात 892, राजस्थान का ग्रामीण बाल लिंगानुपात 892, राजस्थान का ग्रामीण बाल लिंगानुपात 892। फिर तीसरा लिखो राजस्थान का शहरी बाल लिंगानुपात 874, राजस्थान का शहरी बाल लिंगानुपात 874। फिर लिखो साक्षरता, फिर लिखो साक्षरता। साक्षरता का संबंध अक्षर ज्ञान से है, ये एक पॉइंट लिख लो। साक्षरता का संबंध अक्षर ज्ञान से है, साक्षरता का संबंध अक्षर ज्ञान से है। लिखो राजस्थान की साक्षरता 66.1%, राजस्थान की साक्षरता 66.1%, राजस्थान की साक्षरता 66.1%। फिर लिखो राजस्थान की शहरी साक्षरता, राजस्थान की शहरी साक्षरता 79.7%, 79.7%, 79.7%। आप गुणिया से याद करोगे तो ही बहुत है। हाँ, महिला साक्षरता 52 है। मैंने महिला कुछ बताई नहीं ना, मैं तो ग्रामीण और शहरी बता रहा हूँ। साक्षरता भी 4 तरह से निकालते हैं ना। देखो, एक तो साक्षरता, फिर महिला साक्षरता, फिर पुरुष साक्षरता, फिर शहरी साक्षरता, फिर महिला और फिर ग्रामीण साक्षरता। ठीक है, ऐसे होती है। अगला लिखो राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता 61.40, 61.40। महिलाएं कम पढ़ी लिखी होती है, कम है तो मतलब 52 है तो 52 मतलब क्या होता है? छोटा। तो ध्यान रखना 52.1 राजस्थान की महिला साक्षरता। एक ऐसा कैसा और ध्यान रखना, 52 नंबर अनुच्छेद वो राष्ट्रपति का है ना। तो राष्ट्रपति कद में छोटा होता है, तो 52 अनुच्छेद किसका है? राष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति थोड़ा सा बड़ा होता है, तो एक कदम आगे 63 में किसकी बात कर रखी है? उपराष्ट्रपति।
ठीक है, तो ये कुछ याद करने के तरीके हैं। लेकिन अपन पेपर में जाए तो याद रखना राष्ट्रपति ठिकाना है, तो उपराष्ट्रपति को ठिकाना कर दोगे तो 52 वो हो जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, चलो डेटा मैंने आपको सब करवाए। अब एक बार मैं पूछ रहा हूँ डेटा, आप लोग मुझे आंसर देना, आपको याद हुए कि नहीं हुए। पहला है राजस्थान की कुल जनसंख्या बताइए। 6,85,48,437। नहीं हो रहा है तो मेरे साथ बोलोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 75.10। शहरी कितनी है? 24.90। भारत की शहरी जनसंख्या प्रतिशत 31.14। 31.14। ठीक है, राजस्थान का लिंगानुपात 928। राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात 933। राजस्थान का शहरी लिंगानुपात 914। राजस्थान का बाल लिंगानुपात 888। राजस्थान का ग्रामीण बाल लिंगानुपात 892। राजस्थान का शहरी बाल लिंगानुपात 874। राजस्थान की साक्षरता 66.1। राजस्थान की शहरी साक्षरता 79.7। राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता 61। समझ आ गई? ये इतने कितने डेटा आपको दिमाग के अंदर अच्छी तरह से सेट करने हैं, कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं बात करता हूं जिलों की, सुनो। सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाले जिले। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना इसमें, याद करने में कुछ नहीं है। सबसे पहला टोंक है, फिर बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है। देखो लेकिन आप देखोगे ना, ये शहरी लिंगानुपात ज्यादा उन क्षेत्रों में है जो जनजाति क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, पिछड़े हुए क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर इनके पास मशीनरी नहीं है ना। बांसवाड़ा जनजाति क्षेत्र है, डूंगरपुर जनजाति क्षेत्र है, प्रतापगढ़ जनजाति क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो शहरी लिंगानुपात है वो ज्यादा है। समझ में आ गई बात? अगर आप न्यूनतम की बात करोगे, ये डेवलप है, जैसलमेर डेवलप ही है। ठीक है, धौलपुर, अलवर, अब जैसे धौलपुर अलवर ये इंडस्ट्री एरिया है। आप अलवर में जाओगे, भिवाड़ी बहुत बड़ा, पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा जो एमएनसी कंपनी है, एमएनसी का मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज, पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा भिवाड़ी के अंदर है। गंगानगर कृषि के क्षेत्र के मामले में बहुत आगे है। यहाँ के किसान होते हैं वो फॉर्चूनर गाड़ी में घूमते हैं, सोने का कड़ा पहनते हैं, क्योंकि यहाँ पे हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा देखा गया था गंगानगर के अंदर। और इन्होंने हरित क्रांति का इतना फायदा उठाया कि आज इनके यहाँ पर सैम की समस्या है कि नहीं? पढ़ा ना भूगोल में, सैम क्या है? सैम अत्यधिक सिंचाई की वजह से अब वहां पर दलदली भूमि हो गई है, वो सैम है। तो अगर ये पूछे राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात, टोंक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। ठीक है, अगर न्यूनतम शहरी लिंगानुपात पूछे, जैसलमेर, धौलपुर, अलवर, गंगानगर। ठीक है, अगर राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात पूछे तो मैंने आपको बताया DRPP, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़। ठीक है, अगर न्यूनतम लिंगानुपात पूछे, धौलपुर, दोया, धौलपुर, करौली, जैसलमेर, भरतपुर। ठीक है, धौलपुर, करौली, जैसलमेर, भरतपुर। बात समझ में आ गई? लेकिन अभी जो लिखा हुआ है सब वही ध्यान रखो और इसको कॉपी के अंदर लिखो। डेटा याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, याद मत ही करना। जिले कम से कम पता होने चाहिए कि यहाँ पर टोंक है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, यहाँ पर जैसलमेर है, धौलपुर है, अलवर है और गंगानगर है। ठीक है, देखो 4 जिले याद कर लो, बहुत है। अब यहां पे मैंने सिर्फ शहरी की बात क्यों की है पता है? क्योंकि टॉपिक शहरीकरण है, इसी वजह से शहरीकरण की बात हुई है।
लिख दिया। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? टोंक। टोंक के बाद बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, फिर डूंगरपुर। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात जैसलमेर, फिर धौलपुर, फिर अलवर, फिर गंगानगर। ठीक है, नीचे नोट रहेगा, एक लाइन और लिख दो। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला, ये सबसे महत्वपूर्ण है। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला लिखो, कौन सा है? पाली। कौन सा है? पाली। ये सवाल आईए के पेपर में आया हुआ है। कौन से पेपर में? आईए। आईए की फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, सूचना सहायक बोलते हैं। ठीक है, अब आप में से कौन इस सवाल को सॉल्व कर सकता है? डेटा याद नहीं है आपको? डेटा याद है? मैडम कर सकते हो बिना डेटा याद के? कर सकते हो? कैसे करोगे? हाँ, ये सवाल सेम आया था पेपर में। अब यहां पर है ना, ये जिले है ना, मैंने तो आपको लगातार दिए हैं। वहां पे क्या किया था, एक 5 नंबर का जिला दे दिया था। तो अब बच्चे कंफ्यूज हो गए कि हमको डेटा याद नहीं है, हम लोग मैच नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाओ आप कि मुझे बताओ राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात किस जिले का है, तो सबसे ज्यादा संख्या किसके साथ होगी? टोंक, 985। टोंक के बाद किसका है? तो 985 से कम किसका है? 964, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद किसका है? प्रतापगढ़ का। तो 964 के बाद तो पीछे ही। समझ, ये सेम का सेम सवाल आया आईए के अंदर, और इसको अपन बोलते हैं कॉमन सेंस बेस्ड सवाल। अपन डेटा देखेंगे, पेपर को छोड़ देंगे सवाल के, अपन को याद है नहीं, आगे बढ़ो। सवाल को देखना पहले कि हमने पढ़ा हुआ है उसमें से है कि नहीं है। अगर क्रम याद है आपको तो आप आंसर आराम से सॉल्व कर पाओगे। बहुत कम ऐसा देखा गया है, या मैंने तो आज तक कोई सवाल देखा नहीं है जिसके अंदर कोई डेटा पूछ लिया, नहीं, वो जिले ही पूछता है। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला, ये भी सवाल आया हुआ है, आरएस प्री के अंदर आया हुआ है। समझ में आई बात? एक सर्वाधिक शहरी पूछ लिया और एक न्यूनतम ग्रामीण पूछ लिया, इस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, चलो अब लिखो शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले, इनको एक बार लिख लो कॉपी के अंदर। जो अपन 888, 892, 874 इनकी बात की है ना, वो सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात और न्यूनतम बाल शहरी बाल लिंगानुपात।
हो गया, कोई समस्या नहीं। याद कर लोगे कल तक ये डेटा पूरा, 3-4 बार लिखना कॉपी के अंदर, याद अपने आप हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात कितना है? 928। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 933। 933 ही तो है, हाँ। शहरी लिंगानुपात कितना है? 914। बाल लिंगानुपात कितना है? 888। शहरी बाल लिंगानुपात कितना है? 874। और ग्रामीण बाल लिंगानुपात 892। साक्षरता 66.1। राजस्थान की शहरी साक्षरता 79.7। फिर ग्रामीण साक्षरता 61 ठीक है। राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 75.10। शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 24.90। और भारत की शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना? 31.14। ये डेटा बार बार पढ़ोगे, बार बार याद करोगे। राजस्थान में शहरी लिंगानुपात सबसे ज्यादा किन जिलों में? टोंक में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में। न्यूनतम कहाँ पर है? जैसलमेर में, धौलपुर में, फिर अलवर में और गंगानगर में। ठीक है, इस तरह से बार बार पढ़ोगे तो चीजें याद हो जाएगी। अब मैं एक टॉपिक और समझा देता हूँ बेसिक, कल मैं इसको लिखवाऊंगा, ठीक है, लेकिन समझा रहा हूँ अभी। आप सब लोगों ने जयपुर मेट्रो के बारे में पढ़ा है? जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, सुनो पहले। अपन ने ना गांवों में विकास के लिए अपन ने पंचायती राज की बात की थी। कितना पंचायती राज के गांवों में ग्राम पंचायतें होगी, पंचायत समितियां होगी, जिला परिषद होगी। अपन ने जिला परिषद की संख्या भी देखी थी, पंचायत समिति की संख्या भी देखी थी और ग्राम पंचायतों की संख्या भी देखी थी। अब मैं अगर शहरों की बात करूं कि शहरों का विकास किसके हाथों में है, तो आप तो एक तो ध्यान रखना है कि शहरों का विकास एक तो विकास प्राधिकरण बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं? विकास प्राधिकरण। विकास प्राधिकरण बना रखे हैं। और ऐसे विकास प्राधिकरण अपन के राजस्थान में कितने हैं? 5। जैसे आपने नाम सुना है, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण, उदयपुर विकास प्राधिकरण, कोटा विकास प्राधिकरण। तो राजस्थान में ये 5 बड़े बड़े जिले हैं जहां पर किसकी स्थापना की है? विकास प्राधिकरणों की स्थापना की है। ठीक है, इनके हाथों में है इनका विकास। जयपुर का विकास जयपुर विकास प्राधिकरण करेगा। ठीक है, चलो। अब उसके बाद एक होता है यूआईटी। क्या होता है? यूआईटी। यूआईटी का मतलब होता है नगर सुधार न्यास। क्या होता है? नगर सुधार न्यास। नाम से क्या लग रहा है? नगर को सुधारने के लिए एक न्यास बना दिया, एक परिषद बना दी, जिसका नाम क्या है? यूआईटी। अभी मेरे पास इसका एक्स्ट्रा चार्ज है यूआईटी का। यूआईटी में जो डेवलपमेंट होते हैं उसका एक्स्ट्रा चार्ज मेरे को दे रखा है अभी। तो यूआईटी ये शहरों के विकास के लिए, ठीक है, बड़े शहरों के विकास के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, जैसे जेडीए, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जोधपुर, अजमेर, कोटा, है ना, उदयपुर। और छोटे शहरों में होती है यूआईटी। ठीक है, उसके अलावा शहरों के विकास के लिए एक होता है आवासन मंडल। क्या होता है? आवासन मंडल। आवासन मंडल क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा हाउसिंग बोर्ड, कभी सुना है? जोधपुर में कभी किसी का घर हो हाउसिंग बोर्ड में, जयपुर में घर हो, उसको अपन बोलते हैं हाउसिंग बोर्ड। हाउसिंग बोर्ड एक पूरा का पूरा इलाका होता है जहां पर रहवासी मकान सस्ते दर पर देते हैं। और ये हाउसिंग बोर्ड देता कौन है? आवासन मंडल। इसका खुद की फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या होती है? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। तो इसने जो मकान बनाए उसको अपन क्षेत्र को क्या बोलते थे? हाउसिंग बोर्ड। इस राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना हुई थी 1970 में। कब हुई थी? 1970। तो अपन के राजस्थान के अंदर शहरों का विकास करने के लिए 3 संस्थाएं काम करती है। एक तो विकास प्राधिकरण। विकास प्राधिकरण क्या होते हैं? जो एक विधानसभा के द्वारा अधिनियम पारित करके बनाए जाते हैं। और ऐसे राजस्थान के अंदर कितने? 5। इस बार बजट के अंदर क्या बोला? विकास प्राधिकरण 5 है, लेकिन हम 2 और बनाएंगे। 2 और किस किस को शामिल किया? एक तो भरतपुर को शामिल किया कर दिया और एक बीकानेर को शामिल कर दिया। तो कुल कितने हो जाएंगे? 7। ये बजट के अंदर घोषणा की भरतपुर और बीकानेर की, लेकिन वर्तमान में कितने काम कर रहे हैं? 5। यूआईटी है राजस्थान के अंदर, जो छोटे छोटे शहरों का विकास करने के लिए पूरे राजस्थान में जो यूआईटी की संख्या है वो है 12। कितनी है? 12।
और एक राजस्थान आवासन मंडल है। राजस्थान आवासन मंडल ये हाउसिंग बोर्ड का निर्माण करती है, सस्ती दर पर आपको आवास उपलब्ध करवाती है। इसकी स्थापना कब हुई? 1970 में। बात समझ में आ गई? ये 3 इकाइयां आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर एक आता है जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ये भी जयपुर के अंदर है, शहर के अंदर है, शहर के अंदर ट्रेन है, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन 2015 के अंदर शुरू हुई थी, ठीक है। और देखो इसका आपको पता होना चाहिए किसको किससे जोड़ता है। देखो सबसे पहले जब ये शुरू हुई थी तब ये जोड़ती थी मानसरोवर को चांदपोल। किससे? चांदपोल। फिर चांदपोल को जोड़ा इसने बड़ी चौपड़ से, और बड़ी चौपड़ को जोड़ा था इसने ट्रांसपोर्ट नगर से। अगर कोई गया हुआ है जयपुर तो उसके बारे में उसको पता होगा, ठीक है। आप इसको मेट्रो के अंदर बैठा है? हाँ बैठे हो। मेट्रो के अंदर बैठे होंगे ना, तो आप लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया होगा कि कौन सी मेट्रो बैठे? जयपुर में। हाँ, तो वहां पर लाइनें चलती है, ब्लू लाइन, रेड लाइन, ग्रीन लाइन, ठीक है। उसको अपन बोलते फेज। इस पूरे फेज का निर्माण है ना, यह एक ही फेज में हुआ है, और इस फेज का नाम है फेज 1। बात समझ में आई? फेज पहले बना मानसरोवर से चांदपोल, तो इसका नाम दिया 1A। फिर बना चांदपोल से बड़ी चौपड़, तो उसका नाम दिया 1B। फिर बना बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर, नाम दे दिया 1C। अब अपन क्या कर रहे हैं? इसको आगे तो बढ़ा दिया, अब इसको पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं, इसको इस तरफ से बढ़ा दिया। ये 200 फीट बाईपास, और इसका नाम दे दिया 1D। बात समझ में आई? तो जो पहला फेज है ना, ये 200 फीट बाईपास से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर। पहला जो बना था वो मानसरोवर से चांदपोल, चांदपोल से बड़ी चौपड़, बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर। फिर इसको पीछे की तरफ बढ़ाया, मानसरोवर से पीछे की तरफ 200 फीट बाईपास। समझ में आ गई बात? ये है फेज 1। अब लास्ट जब बजट आया था, लास्ट बजट कौन सा? 2000 अभी कौन सा है? 2024-25 का। लास्ट आया था 2023-24 का। उसके अंदर एक फेज और बनाया, वह जोड़ा अपन ने अंबाबाड़ी से सीतापुरा। अंबाबाड़ी से सीतापुरा। सीतापुरा आपको पता है एक औद्योगिक क्षेत्र है ना सीतापुरा। मैंने आपको सेज करवाए थे सीतापुरा के अंदर, करवाए थे ना सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जेम्स एंड ज्वेलरी का। तो यहाँ पर बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, तो मजदूरों को लाने ले जाने के लिए अपन एक मेट्रो शुरू की अंबाबाड़ी से सीतापुरा। इस फेज का नाम है फेज 2। तो कुल कितने फेज है? 1 और 2। पहला फेज है 200 फीट बाईपास से ट्रांसपोर्ट नगर, और फेज 2 है अंबाबाड़ी से। यह अभी तक विकसित नहीं हुआ है, डेवलप हो रहा है। और कौन सी बैंक है जो इसके लिए पैसा दिया था? वो एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, बताया था मैंने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में, ठीक है। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है जो इसके लिए अपन को राजस्थान के अंदर क्या दे रही है? पैसा। संकल्प मुझे बताओ आप, कौन सी बैंक सहायता कर रही है? संकल्प कौन सी बैंक है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना किसी को पता है? 1944। मुख्यालय का है मोहन सिंह गठन। इसका अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा, एक भारतीय है, ठीक है। अगली वाली क्लास में इसको कंटिन्यू करूंगा मैं, ठीक है।